अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं वाइट हाउस के एक मंज़र से, जहां तशरीफ़ रखते हैं मौजूदा अमरीकी सदर मिस्टर जो बाइडन, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा। Thank you, my dear. और मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं पूरी दुनिया में अपनी सदारत के डंके बजाने वाले साबिक अमरीकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो पुत छड़ दे पूरी दुनिया बा इत्थे पाकिस्तान च लाहौर च मुगलपुरे मैनू मकान लै दे पुत मैं नहीं हुण किधरे होर लै सकदा मैनू हुण इत्थे शिफ्ट होना पैना क्यों? मैं जिन्नी देर तक ये फाशिस्ट हुकूमत है ना खांगड़ बाबे दी मैं अमरीका रहना ही नहीं। पुत इन्हां ने मेरे नाल ओह कर छड्डी आ कि मैं तैनूं दस नहीं सकदा। अच्छा, शक्ल से चेहरे से तो बहुत मुरंजाने मुरंज और शरीफ नफ्स लगते हैं। मीसना 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 ए बाबा मीसना ए शक्लों मीसना लगदा ए शक्ल चिड़िया शक्ल मोमना करतूत काफरा पुत इन्हां ने ओ कीती आ तैनूं मैं की दसां पूरी दुनिया ते डौंका बजदा तेरे चाचे ट्रंप दा। इन्हां चवलां ने की कीता देख जरा कंधां टप्पियां राती पुलिस ने पुत मेरे घर बड़ गया छापा मारना चबड़ो जे हो आके बैल दबो आखो बई हाँ छापा मारना अही कहिए भी मार दबो साडे कोलों किहड़े छापे भुल्ले आ पुत सारी जिंदगी वेखे आ छापे बजदे। मैं तो उदों तीसरी चौथी च पढ़दा हां जदों बालद साहब जुआ खेडण दे हन ते छापा बज्जा सी उदों पहली वारी पता लगा जी इनू कहिंदे आ छापा पर ना उदों पहले ते साडी पिछली गली च रोटियां वाले रुमाल ते छापे लग रहे हुंदे हन। ए ते पुत आके कहिंदे मैनू कि चाचा ट्रंप तेरे घर छापा मारना मैं कदी भी नहीं सी कहना कि बई ना मारो छापा ओ मार लवो तुसी कंधां टप्पियां और ओए तोए होई बखरी सारी दुनिया दे विच उत्तों पुत देख जरा अब बाकी पुलिस के अंदर बन गई है जड़ा गिटकू सिपाही है ये को कंध नहीं चढ़ेगी पौना घंटा छाला मारदा रहा कंध नो नो जदों सारे शहर ने वेख लिया कि पुलिस कंधा टपना चाहती हा उदों ये नाम राद ने थले इट्टां धराइयां ते फिर कंध चढ़िया। सर हमने आना दरवाजे की तरफ से था लेकिन जो बाइडन सर का आर्डर था कि कंधा टपनिया ने आ देखिया की कहन दिया ये मीसना बाबा पुत इन्ने कंधा टपाइयां जान बुझ के कि चाचे ट्रंपू दी होए तो होवे उतो पुत मेरा पर्दे वाला घर आ इन्हां चवलां जियां ने छापा मारिया चाची तेरी बड़ा तपी उन्हें कहा ये जुरत किवें होई आज तक मेरे सके भरा बगैर बुआ खड़काए अंदर नहीं बड़े ये किवें बढ़ गए मेरे घर च ये तेरी वजह तो होया अब विचों मैं गाला गुला सेंसर कर छड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ चाची तेरी कड्डियां मैनू ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤਾਪਣੀਆਂ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਡਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਹੁਣ ਸਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਫਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਤ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਹੇਜ ਦੀ ਸੀ ਆ ਸੇਬ ਐਡੀ ਕੋ ਸੇਬ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੇਬ 16 ਗੇਜ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚਵਲਾਂ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। देखिए मिस्टर ट्रंप, ऐसे ही ये छापे नहीं मार रहे, इन लोगों के पास बड़े कंक्रीट किस्म के एविडेंस है। देखिए व्हाइट हाउस के अमले ने ये भी बताया कि जब आप प्रेसिडेंट थे तो वहां पे व्हाइट हाउस के वॉशरूम में ढेरों ढेर आप कागजात जो है वो वहां पे पड़े होते थे जिनको आप ठिकाने लगाने की वॉशरूम में कोशिश करते थे। वो क्या थे? एब्सोल्युटली राइट ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਹੋਰੇ ਤੇਰੀ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਹੋਣ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਬਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਰਦੇਦਾਰ ਖਤੂਨ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਆ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ खुशी नु पाकिस्तानियों दी होवे कोई भी होवे ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। एक दफा इसके घर में पुलिस घुसी है तो इसने पूरी दुनिया में रोना शुरू किया रो ही जाना मैंने कोड़े खाए हैं मैं पीपल पार्ट में था पहले। अब देखिया किड्डी बड़ी बकवास करन दे है हो सकता है उनका ताल्लुक तो पाकिस्तान से रहा है ना। यस 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 ओ पुत बेचा अपना सियापा लेके बह गया इनू नहीं पता है पुत कालू नु सब इसे रोके ये कालू वालू नहीं चलेगा मुझे ना कहे कालू वालू
2 स्पेल किए मैंने, मेरे अमेरिका के सदर 2 दफा बना, 2 स्पेल ਕੀ ਫਾਇਦਾ 2 ਸਪੈਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ 1 ਸਪੈਲ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਨਾ। झूठ झूठ, दोनों स्पेल के पैसे मिले मुझे। कह रहे भट्ठा चौक बंद सी उस दिन। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 1 ਸਪੈਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 2 ਹੋਏ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੱਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੱਤੂ ਵਿਕ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ FBI ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਰਾਂਝ ਬੜਾ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਖਤੂਣ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੁਰਸ਼ੀ, ਦੂਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਿਗਰਟ ਫੜੇ ਆ। ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰਾਦਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਾਕ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰਾਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਾਗਜ਼ਾਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਦਾਰ ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਫੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਚਾਚੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। झूठ फ्रेब, मैंने सिर्फ फ्रिज में से पाइनएप्पल खाया है। पाइनएप्पल नहीं था, उसने अपनी विग ठंडी करने के लिए रखी हुई थी, वो खा गया। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ। हाँ, नहीं गलत है, गलत ਇਹ ਏਡੇ ਚੋਖੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਖਾਂਗੜ। ਇਹ ਚੋਖੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਉਦਮ ਮਚਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਏ ਪੁੱਤ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਫਾਂ ਤੋੜ ਛੱਡੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਤਾਲੇ ਲਵਾਣੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ। मेरी बात सुने, अगर इन लोगों को किसी चीज की तलाश है तो आप खुद कानून के साथ ताउन करें, इनके साथ पेश हो, इनके सामने पेश हो, बताएं जो ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਭੁੱਲੇ ਆ ਪੁੱਤ। छापे की नौबत ही ना आए, आप खुद पेश करें जो वो रिकॉर्ड उनको मतलूब है ਪੁੱਤ वो दे ਮੈਂ दें। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਛਾਪੇ ਦੱਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਨਕਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਉਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਪਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਛਾਪਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛਾਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵੇ ਛਾਪਾ ਪਵੇ ਕੁੱਤਾ ਪਵੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ, ਨਾਲੇ ਛਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਛਾਪਾ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਧਰ। मैं की जवाब देना, मेरा तो सबर ही पैना ही है। ਆ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਰ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਛਾਪੇ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੁਣਿਆ ਪਏ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਵਲਾ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬੜੀ ਨਕਾਤੀ ਕਰਾਈ ਆ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਐਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੰਧ ਟੱਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੰਧਾਂ ਚੜਨ ਡਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਰਾਤ ਉਛਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਲੂਮੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਡਈ ਆ। अच्छा मिस्टर ट्रम्प, आपने इस छापे के बाद बहुत बड़ी बात कह दी है, बड़ा इल्जाम आयद किया। आपने कहा ये छापा जो है सिर्फ इसलिए मारा गया ताकि आपको आइंदा सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। ਉਹ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਡਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਮਤਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਮੇਰਾ ਕਿਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਦਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਦਲੀਆ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਦੇ ਦੇ ਨੂਡਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਨੂਡਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡੋਰ ਫਸੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੈਲੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ।
ਅੱਛਾ ਟਰੰਪੂ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ 3 ਪਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਫ ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ ਬਾਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। मैं तो उस वक्त से इतना परेशान हूं, अंदर से हैरान हूं। ये ट्रंप की पहली बीवी जो फौत हुई है पिछले दिन, हाँ इवाना ट्रंप का इंतकाल हो गया और इसके चेहरे पे जरा भी मलाल, जरा भी अफसोस नहीं है। कैसा इंसान है ये? ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸ਼ੋਖਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, देखें, ਹੋ ਬਈ ਇੱਕ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੁੱਤ ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ। खुदा का खौफ करे 1977 से लेके 1992 तक वो आपकी शरीके हयात रही हैं, इतना पुराना ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਬਸ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਤੀ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਨਕਾਤੀ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਉੱਤੋਂ ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਫਰਈ ਪਾਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸਵਾਲਦਾਰ ਦੇ ਟਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਮਰਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੌੜ ਗਈ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਦੌੜ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕੰਧ ਟੱਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪੀ। सर इसको तो निकाले अपनी टीम से, इसकी दीवार नहीं टापी जाती इससे। ਇਹ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਕੰਬਦਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਇਹਦਾ ਥਰ ਥਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਚੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਐਟਮ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵੋ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਰਿਸਕ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਬੈਗ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੇ ਬਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 6 महीने गंदम और 6 महीने आप इस पे मकई लगा दें, और यहाँ लाहौर से मुल्तान तक का इलाका इन दोनों फसलों के लिए तो आइडियल है। बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप इस जगह पे गंदम लगा दें तो आपको 20 लाख मन गंदम हासिल होगी। अच्छा भाईजान, 2 दिन कबल मुझे लाहौर से मुल्तान बजरिए मोटरवे यानी M3 के ज़रिए जाने का इत्तफाक हुआ, तो मैंने देखा है कि 50 मीटर इस तरफ रोड के और 50 मीटर इस तरफ बिल्कुल खुश्क जगह है, यानी बंजर जगह पड़ी है, बंजर हुई, कोई चीज़ नहीं लगी हुई। ठीक है, अब पता नहीं मोटरवे के खौफ से कोई चीज़ नहीं वहाँ पे लगाई गई, या मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों नहीं लगाई गई। ये तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला बनता है लाहौर से मुल्तान तक, और 50 मीटर इस तरफ 50 मीटर इस तरफ अगर ज़रा कैलकुलेशंस की जाएँ, तो कैलकुलेशन करने से पहले मैंने कोई महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उनसे बात की, जाते जाते गाड़ी में ही मैंने कहा कि ज़रा पूछा तो सही कि मामला क्या है, ये क्यों यहाँ पे कुछ ना दरख्त है ना कोई फसल है, तो ये क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि जी इस सवाल का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। मैंने कहा कोई टेक्निकल वजह होगी, शायद इस वजह से नहीं आप लगाने देते, या खुद भी नहीं आप लगा रहे। तो उन्होंने कहा जी कोई टेक्निकल वजह नहीं है, ये जाहिर है कि हमारे पास तो नहीं है, ठीक है, ये मवासलात वालों के पास है, उनसे पूछा जाए। तो फिर उनसे पूछा तो उनके पास भी हस्बे तवक्को कोई जवाब नहीं था। तो फिर खुद ज़रा दिमाग पे जोर डाला और 2-4 लोगों से, एक्सपर्ट से रब्ते किए, तो पता चला कि बहुत आसान काम है जो इसलिए नहीं हो पा रहा कि करने की नीयत ही नहीं है। करने की नीयत ही नहीं है। तो जगह सरकारी है या लोगों की है? वो मैं आपको बताता हूँ ना कि जो मोटरवे बनी हुई है उसके 50 मीटर इस तरफ और 50 मीटर इस तरफ मोटरवे की अपनी जगह है। ठीक है, मोटरवेज की अपनी जगह, और अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें उस पूरी बेल्ट को, इस तरफ वाली को और इस तरफ वाली को, ज़हन में रहे कि ये लाहौर से मुल्तान तक का मैं बात जिक्र कर रहा हूँ, बाकी मोटरवेज का जिक्र नहीं अभी मैं कर रहा, सिर्फ लाहौर से मुल्तान तक की। तो ये 300 किलोमीटर को अगर आप 50 मीटर शामिल किया जाए तो ये गालिबन 43,000 एकड़ बनती। 43,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है
جس پہ نہ تو کوئی درخت لگے ہوئے ہیں. اب درختوں پہ بات کی جائے تو پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے, کہیں کہیں جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹاواں ٹاواں, ہماری بات کا اثر بھی ہوا اور کچھ لوگوں نے وہاں پہ درخت لگائے بھی, انہار کے کنارے پہ, نہروں کے کنارے پہ بھی لگے, موٹر ویز کے کنارے پہ بھی لگے. اور خاص طور پہ جب زیتون کی بات ہم نے کی تھی تو ہم نے بار بار متعلقہ محکموں کو ریمائنڈر بھی بھیجے تھے, اپنے کلپس بھی بھیجے تھے کہ خدا کے لیے اس پہ لگائیں. تو اور آج دیکھیں کہ وہاں پہ یعنی دنیا دیکھنے آتی ہے جہاں پہ زیتون لگا ہوا ہے. ہمارے یہ کلر کہار کی پوری ویلی جو ہے وہ بھری پڑی ہے, اور وہاں پہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے, بہت مطلب دل باغ باغ ہو جاتا ہے ان باغوں کو دیکھ کے جہاں پہ زیتون کے باغ ہیں. تو جب میں ادھر گیا ہوں تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہاں پہ کوئی چیز بھی لگائی جائے, درخت لگا دیے جائے تو جنت بن جائے گی. درختوں کے جو فوائد ہیں وہ بچوں کی طرح یہاں پہ دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا وہاں پہ باڑ لگائی ہوئی ہے اور باڑ پہ اچھے خاصے پیسے لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ موٹر وے پہ نہ آئے. اگر آپ وہاں پہ کم فاصلے پہ درخت لگا دیں نا, 50 میٹر پہ ایک ایک درخت نہ لگائیں, 50 میٹر پہ یعنی آپ درخت لگا دیں جائے, مختلف درخت لگا دیا جائے بالکل کم فاصلے پہ, تو ویسے ہی ایک نیچرل باڑ بن جائے گی. وہاں پہ کوئی آ ہی نہیں سکتا, گاڑی موٹر سائیکل, سائیکل والا بھی نہیں آ سکتا. وہ کتے شتے کے لیے, جانور کے لیے وہ لگاتے ہیں, آ سکتا ہے. ویسے ایک یہ بھی ہے نا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, فصل تو اگ ہی سکتی ہے. ویسے موٹر وے کے کچھ فاصلے تک پتہ نہیں کتنے 100 فٹ تک کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. کنسٹرکشن منع ہے, تعمیرات منع ہے, لیکن جنگلات لگانا اور فصلیں لگانے کی تو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ایک خوبصورتی کے لیے بھی, اور دیگر بھی اس سے بہت فوائد ہوتے ہیں. ایک تو زمین کا کٹاؤ رک جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کا ہمیں بہت سیریسلی یعنی سوائل ایروین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ درخت نہیں لگانا چاہتے تو میں نے ایک ذرا موٹا موٹا سا حساب لگایا کہ یار اگر یہ ٹھیکے پہ دے دی جائے, یہ ساری زمین جو ہے یہ ٹھیکے پہ دے دی جائے. اچھا ٹھیکے پہ کن کو دی جائے؟ جن کی 7 ملکہ زمین ہے انہی کو ٹھیکے پہ دے دی جائے. اچھا اس طرح ٹھیکیدار بہت زیادہ ہو جائیں گے, شاید کمپلیکیشنز بڑھ جائیں, پیچیدگیاں بڑھ جائیں, لڑائی پڑھے مار کٹائیاں بڑھ جائیں. چھوڑ دیں اس بات کو بھی, آپ یوں پٹی میں کرائے پہ دے دیں, کسی کو بھی کرائے پہ دے دیں, جو فریش ایگریکلچر گریجویٹس ہیں ان کو کرائے پہ دے دیں, ٹھیک ہے. اچھا ذرا حساب کتاب لگائیں بھائی جان کہ اگر 43,000 یعنی بنتی ہے, ایکڑ بنتی ہے زمین, اگر آپ اس پہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے, اور کچھ نہ لگائیں, گندم لگائیں 6 مہینے گندم, اور 6 مہینے آپ اس پہ مکئی لگا دیں, اور یہاں لاہور سے ملتان تک کا علاقہ ان دونوں فصلوں کے لیے تو آئیڈیل ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس جگہ پہ گندم لگا دیں تو آپ کو 20 لاکھ من گندم حاصل ہوگی, جس کی مالیت کم و بیش 50 ارب روپے بنتی ہے. اور 6 مہینے آپ وہاں پہ آپ مکئی لگا دیں تو غالباً 45,000 من بنے گی, اور اس کی مالیت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 100 ارب روپے سے زیادہ. اس کا مطلب ہے آپ صرف 2 فصلوں سے اتنی سی پٹیاں یوٹیلائز کر لیں, ایک میں بار بار کہہ رہا ہوں صرف لاہور سے ملتان تک, تو آپ 150 ارب روپیہ کما سکتے ہیں, 150 ارب روپیہ کما سکتے ہیں. یہ تو 43,000 بنتی ہے نا ایکڑ, تو اگر آپ لاہور سے اسلام آباد جائیں تو یہ جو خالی بیلٹس پڑی ہوئی ہیں نا, پٹیاں پڑی ہوئی ہیں, ان کا جو رقبہ بنتا ہے میرا خیال وہ 65 لاکھ سے بھی زیادہ بنتا ہے ایکڑ میں. 65 لاکھ آپ اندازہ لگا لیں, ضربیں تقسیمیں دیتے جائیں. آپ نے صرف ایک بیٹھ کے ایک کنکریٹ قسم کی ایک ٹھوس منصوبہ بندی, جس میں کوئی کرپشن نہ ہو, جس میں زمین ضائع جانے کا اندیشہ نہ ہو, جس میں آپ کو ریکوری میں پرابلم نہ ہو, آپ صرف ان کو آباد کرنے کی سوچیں تو آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں, کتنے پیسے. اچھا آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس وقت جتنی بھی ہماری بڑی موٹر ویز ہیں نا, ان سے جو ٹول اکٹھا کیا جاتا ہے نا, جو ٹول پلازے پہ لیتے ہیں پیسے, اچھا یہ واحد بندہ ہے جس کے بندہ اگر پیدل بھی گزرے تو اس سے ٹول لیتے ہیں. یہ دنیا کا واحد بندہ باقی جس کو یہ اعزاز حاصل ہے, اور اس سے یعنی گاڑی کا نہیں ٹول لیتے ہیں, اس سے وہ جو 52 ویلر ٹرالر نہیں ہوتا اس کا لیتے ہیں. یہ اگر سے گزرے بھی, پیدل بھی گزرے تو اس سے لیتے ہیں. اس کو اچھی فصل لا رہے تھے اسلام آباد, ابھی بھی لگا رہا ہوں, ابھی بھی لگا, تمہارے لیے تو لگا رہا ہوں. یہ لاکھوں ٹن گندم اور مکئی کس نے کھانی ہے؟ گوگا جی آپ نے کھانی ہے. تسی تے کچی کھا جاندے ہو, کچی کھا جاتے ہیں, لگی ہوئی یہ زمین میں لگی ہوئی فصل کھا جاتا ہے. اچھا اس کو چھوڑیں, میں بتانے یہ لگا تھا کہ آپ کو ٹول پلازا سے ٹوٹل یہ جو ٹول ٹیکس کی رقم سے 55 ارب, پہلے 30 یا 35 ارب روپیہ تھا,
اب 55 ارب रुपए हासिल होते हैं। तो अगर पूरे ये सारे टोल प्लाजाज की बात कर रहा हूँ, सारे टोल प्लाजाज मिला जितनी भी मोटरवेज है M1 M2 M3 सारी डाल, तो ये मैं सिर्फ अभी आपको M3 की बात बता रहा हूँ कि उससे आप 150 अरब रुपए आप कमा सकते हैं जो लाहौर से मुल्तान। जी हाँ जी, नहीं उत्थे फसल लानी तो उत्थे घोड़ियां दी रेस ही शुरू करा दे। कुछ ही शुरू कर दे, करे तो सही हाँ यार। जी, हाँ जी, जुआरिये आपे उत्थे पहुंच जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग शायद मेरी ये बात सुन के कहें कि जी हाईवेज और सड़कों के किनारे पे आमतौर पे दरख्त जो है वो ये काबिल अमल नहीं है। हालांकि बिल्कुल गलत तस्वर है, हमारे ज़हन में पता नहीं क्यों ये बात बैठ गई है। सिर्फ कनाडा में हाईवेज के किनारों पे फलदार दरख्तों के जरिए 50 करोड़ डॉलर कमाए जाते हैं। 50 करोड़ डॉलर सिर्फ हाईवेज के किनारों पे लगे हुए जो फलदार दरख्त है उनकी आमदन से कमाए जाते हैं 50 करोड़ डॉलर। इस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड भी काफी बहुत फायदे, दरख्तों के फायदे को बताने की जरूरत है। और कुछ नहीं तो नीम लगा लें, नीम के पौधे लगा लें जिसको हम तरेक कहते हैं यार। तो छोटे कद के पौधे लगा लें ताकि छांव एक दूसरे की जो पड़ती है उससे वो दरख्त जो है वो महफूज रह सके। कई काम करने के। सो मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ये काम करने के लिए तैयार नहीं है तो कोई एक अलग डिपार्टमेंट या वजारत बना दी जाए तो भी ये फायदे में है कि काम वो इतने आपको मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीस कमा के दे सकते हैं कि वो कहीं की कहीं बात चली जाएगी। बड़ी अमीर वजारत होगी वो। बिल्कुल सही। अच्छा बाबू जी, पिछले दिनों लोग सफेदा लगाना शुरू कर, हाँ ये देखो ना, अब मोटरवे के किनारे पे जब हमने बात की थी तो पहले से ही सफेदा लगा हुआ है। इसके बारे में दो आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो ज्यादा कहना चाहिए वजन है जिस राय में वो यही है कि जो मोटरवे के दोनों तरफ में सफेदा लगा हुआ है वो जो करीब काश्तकार है उनके लिए नुकसानदेह, क्योंकि वो पानी बहुत पानी पीता है, बिल्कुल तो इसलिए सफेदा जो है इज नॉट अ गुड ऑप्शन। जी यार ये चीन देखे ना जी आप, टेक्नोलॉजी में, मशीनरी में, ये गाड़ियों में, पुर्जों में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी दुनिया पे फैला हुआ है। बिल्कुल। और हम समझते हैं कि वो सिर्फ यही काम करते हैं, जबकि आप कभी चीन चले जाएं, जी, उन्होंने कोई जगह अल्लाह वाली छोड़ी ही नहीं है जहां पे उन्होंने ग्रीनरी नहीं उगा दी हुई। हाय हाय, वो कुछ भी हो, वो कोई मकई हो, गंदम हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, हर जगह पे उन्होंने फसलें लगा दी हैं। आप किसी ट्रेन में बैठ जाएं उनकी, जी, जितनी दूर तक मर्जी जाते जाएं आपको फसलें ही फसलें। मजा आता है देख के, यकीन करो कि आंखों को तरावट मिलती है यार, पैसे वाट खुदा तरावट मिलती है। अभी ना मैं इस्लामाबाद से आ रहा था कुछ दिन पहले, तो मैंने देखा है कि वहां पे उन्होंने, जिसका हम बहुत बार बार जिक्र करते हैं, सुहांजना, ठीक है ना, वो मोरिंगा ट्री, तो मैंने कहा यार ये लश ग्रीन, और वो ग्रीन कलर का जो शेड है ना वो शायद वैसे आपको कहीं नजर ना आए जो सुहांजने में नजर आता है। और ये जो इलाका है गालबन ये जैतून वाली बेल्ट से पहले आता है, और लश ग्रीन सुहांजने के वो किलोमीटर्स पे फैले हुए इतने खूबसूरत लगते हैं कुछ देखने भी को। नहीं है। आप मलेशिया या इंडोनेशिया चले जाएं, वहां जो सोयाबीन का तेल का दरख्त है, आपको वो हजारों मीलों फैला हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, ओ हो, आप मलेशिया के ऊपर से जहाज में से नीचे देख लें अगर, हाँ जी, तो कोई जगह आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जहां पे वो दरख्त नहीं लगा हुआ। हाय हाय, तो लोग जो है ना जी वो राज की कुंजी पकड़ लेते हैं तरक्की की, हाँ, और फिर वो उस पर अमल करते हैं। बिल्कुल। सिर्फ बातें नहीं करते, लोग अमल करते हैं। और जिस तरह ये जुनैद मुख्तलिफ चीजें बताता है, ईमान से हैरान हो जाते हैं हम तो जी जी, कि क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा, क्या जी हाँ। मतलब ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, जी यहाँ हाँ। पे रिसर्च सेंटर हैं बेतहाशा, करोड़ों रुपया जो है वो तनख्वाहें खा रहे हैं, कोई मंसूबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है किसानों को। गांव के लोग, किसी का अपना बच्चा को 4 जमातें पढ़ के तो को प्लान अच्छा कर ले तो कर ले, पर ना होई बेचारे अनपढ़ लोग जेड़े ने आप ही अपने तौर ते जेड़ी साइंस से लड़ाई जा रहे हैं, और जितना को वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया हुआ है एग्रीकल्चर का कि खुदा बड़ा दुख होता है कि एक मुल्क जो एग्रीकल्चर के हवाले से ही तो मशहूर था, कब कहा जाता था कि पाकिस्तान दा बांदर बहुत सोना नचदा है। हाय हाय, मशहूर तो मगर एग्रीकल्चर के हवाले, बिल्कुल, और तो हमारा कोई दूसरी निशानी नहीं थी। हाय, कभी हमने तो नहीं था सुना के कहें जी कि पाकिस्तान दा जेड़ा घोड़ा है ना वो बहुत अच्छा करदा है। जिस चीज की मशहूरी थी वो छोड़ दी। खत्म हो गई। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। आपको मशीन सूट नहीं करती, आप कपड़े नहर पे धो लिया करें।
اور رہی آپ کی بات, آپ جو لوگوں کو قسطوں پہ چیزیں دیتے ہیں, آپ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ناظرین اکرام, آپ کو مختلف گلیوں شاہراہوں کے کنارے پہ بڑے دل آویز, دل فریب اور سبز باغ دکھانے والے بینر دیکھنے کو ملتے ہیں, پڑھنے کو ملتے ہیں کہ آسان اقساط پہ انتہائی قیمتی اشیاء دستیاب ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. لیکن ناظرین, جب آپ ایک بار ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں میں ہوتا. کہتا ہوں آج جی ایسے پھنستا ہے بندہ جویں کو مچھیاں پھڑن والا جال سٹے دے وچ کچھو کما نہیں پھس جاتا. تسی تے ماشاءاللہ خود سمجھ دیو, تہاڈا تے فرسٹ کزن ہے کچھو کما. جال میں پھنستا ہے یہ بندہ, کوئی جال میں کوئی دروازہ تو نہیں لگا ہوتا نا. ظاہر ہے ظاہر. ناظرین, آج حسب حال کے شو میں بیٹھا ہے ایسا ہی ایک جال پھینکنے والا شخص. بھائی صاحب, اگر میں آسان قسطوں پہ لوگوں کو خوشیاں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں انہیں پھنسا رہا ہوں. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, آپ خوشیاں دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غریب آدمی جو ایک چیز نہیں خرید سکتا وہ بیچارہ قسطوں پہ چیز لے لیتا, اس کا چاؤ پورا ہو جاتا ہے, اس کا شوق پورا ہو جاتا ہے, اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. مگر اس میں جو ڈسکس کرنے والی بات ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ چیز بھی اتنی اچھی دے دیں کہ وہ بندہ بیچارہ صحیح پراپر طریقے سے اسے انجوائے کر سکے یا استعمال کر سکے, تو پھر میرا خیال ہے واقعی آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں. مگر کہنے کی یہاں بات یہ ہے کہ ایک سسٹم جو چل رہا ہے اس وقت, وہ یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے نا جنید, کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ چیز جس دکان سے مرضی لے لیں, 99.9% جو قسطوں پہ دینے والے ہیں جی ہاں, وہ لازماً انتہائی گھٹیا کوالٹی کی چیز. او بھائی میرے, کیسے دے دو سستی چیزیں؟ پہلے جو روپیہ تھا ڈالر کے مقابلے میں یہ آپ کے گوگے جتنا تھا, اب روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اتنا رہ گیا بھائی صاحب. اتنا رہ گیا, بیڑا گرک ہو گیا. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہوگا, مگر جس قسم کا ڈالر کے ریٹ کو پاکستانی بلیک میل کرتے ہیں نا جی, ڈالر کا ریٹ, پٹرول کی قیمت, دو ہی باتیں پکڑی ہوتی ہیں. کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں, کسی دکاندار سے بحث کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کو کہے جائے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا, لے تسی گوشت رہے ہو تو کیا کہا پٹرول مہنگا ہو گیا, یار بکرے تیرے پٹرول دے چل دیں. عام آدمی کے ذہن میں یہ جگت نہیں ہے, واقعی عام آدمی کے ذہن میں تو یہی آتا ہے نا, کیلکولیشنیں فضول سی کی ہوتی ہیں, انہوں نے کتنا کو فرق پڑ جاتا ہے. اور پاجی قیمت کا تو میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے واشنگ مشین لی ہے ان بھائی صاحب سے جو خراب نکل آئی. میں نے پھر بیچ میں ایک بندہ ڈال کے ان سے دوسری مشین لی, وہ بھی خراب نکل آئی. اور پاجی اللہ اللہ کر کے محلے داروں کو جمع کر کے ان سے تیسری مشین نکل آئی, وہ بھی خراب نکل آئی. بس اب میں ان پہ کیس کروں گا جی. او بھائی کرو کیس, مقدر آپ کے خراب ہے, مشین خراب نہیں ہے. پہلا گاہک ہے جس نے کہا کہ جی مشین خراب ہے, ورنہ سارے لوگ سامان لے کے جاتے. 3 مشینیں خراب نکل آئی ہیں, آپ کو مشین سوٹ نہیں کرتی, آپ کپڑے نہر پہ دھو لیا کریں. اور رہی آپ کی بات, آپ جو لوگوں کو قسطوں پہ چیزیں دیتے ہیں, آپ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ اصل فکرہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور سر جو چیز آپ کو دکان پہ چلا کے دکھائی ہے, گھر گئی یہ تو خراب ہوگی, اس میں ہمارا قصور نہیں. چلا کے دکھائی ہے, لاٹو بھی ایک کری انج کر لیندا ہے, چل پیندا ہے, بعد چون خراب نکلے تے تیرا کی خیال ہے نہیں خراب, جھوٹ کہہ رہا ہے وہ. سر قصور ان کا ہے, جس جگہ پہ 25 کپڑے ڈالنے یہ 50 ڈالیں گے تو وہ مشین خراب نہیں ہوگی. نہیں پاجی, یار یہ کپڑے تے 25 دی تھاں 100 بھی پاؤ تے 25 پورے نہیں بنتے. اور ویسے بھی یہ باہر کپڑے سکڑے پائے ہون تے محلے دار مبارکاں دین لگ پیندے نے, بھینا خیر ہے کاکا ہویا ہے. پاجی ایسی مشین کو اگ لانی ہے جو بندہ چلا کے کپڑے نویں پا کے کام پہ ہی نہ جا سکے, آج خراب کل خراب, بس اب یہ کیس ہی ہوگا اس بھائی پہ. تو بھائی قسطیں دو, ورنہ میں آپ کو پتا ہے کیس آپ پر ہوتا ہے. جو اگر قسط 2 لیٹ ہو جائے نا تو کیس بنتا ہے آپ پر. دیکھو پاجی, ضمانتیں دی ہوئی ہیں آپ نے 3 بندوں وہ کی. ضمانت کہہ کے نہ ڈراؤ, وہ کہہ رہے کہ میں نے اس پہ اقدام قتل کا پرچہ بھی کروانا ہے. کہتے ہیں ان کی دی ہوئی واشنگ مشین کے میں 2 دفعہ پائپ میں خود پھنس گیا ہوں. زیادتی. یار اچھا, یہ مقدمے بازی یا عدالتیں تو بعد کی بات ہے نا جی. آپ کو پتہ ہے یہ جو جتنے بھی قسطوں کی دکانوں والے ہیں
इन्होंने बकायदा बंदे रखे होते हैं बदमाश टाइप। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 वो ਜਿਹੜੇ किस्त वसूली चीज़- ये अगर बदमाश ना रखे हो ना, तो जिनको मोटरसाइकिल दिया होता ना, तो किस्तें देने वाले दिन आकर दुकान के आगे सिलेंडर निकाल के ढूंढ ढूंढ कर रहे होते हैं भाई साहब कि लेके दिखाओ किस्त। भाई जी हमने तो नहीं लिया स्कूटर, अब मैं वॉशिंग मशीन का फुल काट के इसके सामने भूम भूम करूं, मुझे क्या। इसका तो फैसला करा 3 ਇੱਕ मशीनें ਬਾਬੂ ਜੀ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ हाँ ਆਉਣਾ। ये भी है। हाँ, और वो कंपनी से मेरा ख्याल है 3 महीने तक नहीं आती। हाँ जी हाँ जी आपके कपड़े भी वॉशिंग मशीन में ही धुलते हैं नहीं नहीं आप या वो ग्राउंड में लेके जाने पड़ते हैं? मैंने तो टप रखा हुआ है जी, रात को भगो तो सुबह सुकड़ा। डब में खुद बैठ जाते हैं और कपड़े बाहर ग्राउंड में धुलते हैं। फैसलाबाद का धोबी घाट ग्राउंड इसी की वजह से है। कोई भी कारोबार हो ना जी, ये नहीं कि सिर्फ किस्तों वाली दुकान ही, डॉक्टरी हो, परचून हो, कुछ भी हो, वहां अगर खुदा का खौफ दिल में लेके बैठे ना तो वाकई सवाब है। आप ठीक कर रहे हैं कि आप बड़ी खिदमत सार अंजाम देते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा को मुनासिब सा आप अगर प्रॉफिट ज्यादा ले लें किस्तों वाली चीज पे, और आप जो चीज है वो भी आप बेहतर दे दें। अगर आपको पता होता है कि गरीब आदमी ने इधर आना है किस्तों की चीजें लेने, उसको इतना बेचारे को उसके पास अवेयरनेस ही नहीं है कि उसको पता हो कि ये चीज गलत है ये ठीक है, ओहो भाई, कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी बुरी बनाती है या किस मायार की बनाती है। इन्होंने जो कह देना है उस बेचारे को तो होता है कि इसकी मेहरबानी, इसने किस्तों पे चीज दे दी। अब भाई एक बंदे के पास जो 1500 है और वॉशिंग मशीन जो है वो अगर 18,000 की है, हाँ जी हाँ जी तो वो कहेगा यार 1500 वॉशिंग मशीन मिल रही है, चुक फटाटते चल के बीवी को खुश कर। तो भाई साहब हम बड़े ब्रांड कहाँ से लें, वो तो नगद ही बिक जाते हैं, और वो कंपनियां ऐसी होती है वो हमें देते भी नहीं, और जो जनाब जिनका माल बिकता नहीं वो हमें दे देते हैं ताकि हमारा भी किस्तों पे काम चलता रहे और उनको भी प्रॉफिट होता रहे। बस वही ना जी, ये कंपनियों की मजबूरियों से फायदा उठा रहे होते हैं, आगे फिर ये ग्राहकों की मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। बात ये है कि जहां पे आप किसी की मजबूरी से फायदा उठा के बिजनेस कर रहे हो, वो मैं समझ तो गुनाह है, बिल्कुल। वो नहीं करना चाहिए, वो जुल्म भी है गुनाह भी। आप लोगों को चाहिए कि चीज थोड़ी बेहतर रखें। चलें जो बेचारा ले रहा है किस्तों पे, चले हम कहते हैं जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने किस्तों पे चीज दे दी, दे दी। मगर फिर आपकी डबल मेहरबानी हो जाएगी कि चीज थोड़ी सी इतनी क्वालिटी की हो कि जितनी देर तक वो बेचारा किस्तें पूरी करे उतनी देर तो चलती रहे। हाँ जी हाँ जी पाजी मुझे इससे मशीन ले दे, मंगल के मंगल हमारे घर कपड़े धुपते हैं, इसको कहे मुझे मशीन दे दे। अच्छा, मंगल वाले दिन कपड़े धोते हाँ हैं जी। आप? कसाई है जी। और होता है ना छुट्टी वाले दिन बंदा कपड़े धुलाता है। सर मेरे पास यही तो रोना, मैं आपके सामने रो रहा हूँ, ये मंगल की मंगल मशीन ले जाता है और बुध को खराब करके वापस ले आता है। वैसे माफ करना जे ਤੁਹਾਡੀ मशीन सिर्फ 12 घंटे ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। पाजी वो नवी मशीन में से जंग चलता है, जब वो ऐसे चलती है ना तो यार नीचे हर दफा ही जंग चलता है, हर दफा ही जंग चलता है। हाँ जी नहीं, जंग वैसे कैसे निकल आता है जी वो मशीन? पाजी पुरानी मशीनों को नवा करके बेचते हैं। आपकी परजाई ने बिल्कुल 1600 का सूट उसमें डाला, जब उसको निकाला तो वो लीरे और टाकियां ही निकली हैं उसके यानी 1600 ਦਾ ਭਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਗੋਂ। हाँ जी हाँ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸੁਣਿਆ 1600 ਚੋਂ 150 ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बंदे ये भी कहते थे यार साइकिल जरा नवी जी नहीं, मैं सौरे जाना सवेरे। हाय हाय, यानी सौरियों पे रो पड़ जाता था नवी साइकिल ते आया जो आई साढ़े। यानी साइकिल इतनी अहम होती थी। दामाद ससुराल जाके कसमें खाता रहता था, किराए दी तो नहीं, किराए दी तो नहीं। यार मैं कल सोच रहा था कि ये जो हमारी सड़कों के ऊपर इतना कड़मास पड़ गया है, हलालाई हो गई है, अब तो कीड़ी के चलने की भी मेरा ख्याल है जगह बाकी नहीं रही, च्यूटी जिसे कहते हैं जी जी उर्दू में। तो मैं सोच रहा था कि हमने अपनी आदत बदल दी है, हमने अपनी सवारी बदल दी है, अब साइकिल बहुत कम नजर आती है। माड़े से माड़े बंदे ने भी मोटरसाइकिल रख दी। बिल्कुल सही। तो साइकिल में याद करनी शुरू हो गया कि एक वक्त था कि मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि मुझे जब साइकिल पहली दफा दी गई, पुरानी साइकिल ही जो है वो भाई की मुझे मिल गई, अच्छा। तो मैं सारी रात सोया ही नहीं।
मैंने उस साइकिल को इतना चमकाया, इतना उसको मैंने साफ किया कि अब ये मेरी है और मैंने चलाया। ये सेम फीलिंग थैले को उस वक्त हुई थी जब इसने पहली साइकिल चोरी की थी। नहीं सर, कि अब ये मेरी है, अब मैंने चलानी है। और रात को ही 2 बंदे लेके बंदा आ गया, इसके घर पैंटी भी लगाई, साइकिल भी ले गया। सर आप तो मजाक कर रहे हैं। सच्ची मुच्ची मेरे मामू ने मुझे पहली साइकिल लेके दी, वो भी 24 इंच की। अच्छा। मुझसे चढ़ाई ना जाए, मैं पैदल लेके वो जानबूझ के 24 इंच की फिर लेके दी थी कि चलाई ही ना जाए। 24 इंच साइकिल पे पहले तो उसको बैठा नहीं जाता था, फिर इसे उतरा नहीं जाता था। और फड़ा ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 16 ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ 24 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, आज की जनरेशन को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये जो 24 या 22 या 20 कह रहे हैं हम साइकिल, हाँ जी, ये क्या है? ये हाइट के हवाले से साइज होता था साइकिल का, शायद उसके को फ्रेम का साइज होता था। 24 इंच दी साइकिल, 22 इंच दी साइकिल, अच्छा, तो अच्छा। जिसका कद जितना होता था उसके मुताबिक वो उस हाइट की साइकिल ले लेता था। जी। अच्छा, फिर ये साइकिल का सोचते सोचते मैं याद माजी में चला गया, तो मैंने कहा ये डिस्कस करना चाहिए, लोगों को याद आएगा, बड़ा मजा आएगा जी, जी। कि साइकिल इतनी अहम होती थी कि हर मोहल्ले के अंदर साइकिलों की दुकान भी होती थी और उस साइकिल वाले के पास तो खास तौर पे 4-5 साइकिलें होती थी किराए पे देने की। अच्छा। वैसे तो कई साइकिलों के मिस्त्री नहीं भी होते थे, तो उन्होंने साइकिल किराए पे देने वाली दुकान खोली होती। मगर साइकिलों वाले के पास जरूर 2-3 साइकिलें होती थी। जैसे आज के दौर में रेंटे कार है, कारें किराए पे मिलती, उस वक्त में साइकिल और बाकायदा उसके पास रजिस्टर होता था। वो साइकिल को बताता था कि भाई 1.5 रुपया या 1 रुपया घंटे का है। फिर वो टाइम लिखता था घड़ी देख के। अच्छा, अच्छा। फिर गाहक भी कहता था कि यार तेरे को 6:30 हुए ने, मेरे को तो हले 6:15। इस तरह का भी रटा पड़ता था। वहाँ पे बोर्ड लिख के लगाया होता था कि 10 मिनट ताखीर से वापस करने पर पूरा घंटा शुमार होगा, ये लिखा, शरायत लिखी होती थी। हाँ जी, और फिर वो कहते थे कि भाई देख ले बिल्कुल ठीक है सर, ये भी तो तोड़ के ना ले आना। और फिर उस साइकिल को जो किराए पे होती थी वो लेके जाते थे लोग जी। और ऐसा एंजॉय करते थे। ओहो, फिर मिसाल थी कि यार तुम जल्दी जाना, तू साइकिल किराए पे ले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है कि जल्दी जल्दी अपने काम निबेड़ते थे कि भाई किराया ना बढ़ जाए। 5-6 बड़ी साइकिल होती थी और 1-2 छोटी साइकिलें बच्चों के लिए भी रखी होती थी उन्होंने। अच्छा अजीजी, कई बंदे ये भी कहते थे यार साइकिल जरा नवी जी नहीं, मैं सौरे जाना सवेरे। हाय हाय, यानी सौरियों पे रोब पड़ जाता था, नई साइकिल तो आया जो आई साढ़े। यानी साइकिल इतनी अहम होती थी। और सारे दामाद ससुराल जाके कस्में खाता रहता था, किराए दी तो नहीं, किराए दी तो नहीं, किराए दी तो नहीं। मैं कहता हूँ जी कि वो साइकिल का कल्चर जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया हुआ है। हर तरफ अच्छे भले अमीर लोग, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है हमारे गुजरांवाला में फैक्ट्री ओनर्स जो थे ना जी, हाँ जी। वो अक्सर साइकिल पे नजर आते थे। फैक्ट्री जाते थे साइकिल पे, बुजुर्ग जो होते थे, अच्छा। जवान भी, उस वक्त वो जवान ही होते थे, हमें बुजुर्ग लगते थे, हम चूंकि उस वक्त बच्चे थे। तो साइकिल जो है एक बावकार सवारी समझी जाती थी। और फिर जिस तरह आजकल गाड़ी चोरी हो जाती है ना जी और बड़ा शोर पड़ता है, इस तरह साइकिल चोरी भी होती थी और बड़ा शोर पड़ता था। तो यार मेरी साइकिल राती चोरी हो गई है। सुबह उठ के बंदा परेशान होके इस तरह सबको बता रहा होता था कि जैसे रात में कोई BMW चुकी गई। काठी के नीचे एक लॉक लगा होता था और हर बंदे के हाथ में उसकी चाबी वो इसी तरह घुमाता था जैसे आज बंदा गाड़ी की चाबी घुमा रहा होता है। वो ताला जो है वो यानी उसके जो व्हील होता है उसको लॉक कर देता है, उसके अंदर चली जाती है। मैं कहता हूँ गोल लॉक होता था। साइकिल को साफ करके फिर सरसों का तेल टाकी पे लगा के पूरी साइकिल पे मलना, चमका मारे, लश पश करे मेरी सवारी, क्या उसको एंजॉय करते थे। थैले वर्गे बच्चे दी अक्सर हड्डी पहिए चाहिए होती सी। हाँ, अक्सर बच्चों की एड़ी जो है वो पहिए में फंस जाती थी, तारों में या वो चिमटे के अंदर फंस जाती थी। बच्चे बड़ी चीखें मारते थे। या फिर शलवार पहनी होती थी जिन्होंने खुले पहुंचों वाली, या धोती पहनी हुई थी, तहमत बांधा होता था जिन्होंने, उनका तहमत या शलवार चेन में फंस जाती थी। साइकिल के चैन में वो फंस जानी और दौड़े पड़ जाने। जिस तरह औरत का दुपट्टा नहीं है वो खवातीन का मोटरसाइकिल के पहिए में फंस जाता है, इस तरह साइकिल के चैन में भी अक्सर
धोतियां फंस जाती थी। अक्सर आगे बैठे हुए बच्चे ने हैंडल पे हाथ रखा होता था, जब वो बंदा ब्रेक लगाता था तो उसकी उंगली वो ब्रेक में आ जाती थी। अल्लाह माफ करे, वो जो वो बड़े जो है वो बच्चों को कहते हमेशा याद करवाते रहते थे कि ब्रेक से हाथ हटा के, ब्रेक से हाथ हटा के। और फिर साइकिल का सबसे जो बड़ा स्यापा होता था ना जी, वो मोटे बंदे को होता था। गोगा टैप आदमी साइकिल पे बैठता था ना, तो लाजमन बच्चे कहते थे वो पंचर हो गई। यार बच्चे तो जो कहते थे सो कहते थे, साइकिल क्या कुछ क्या ईमान से मुझे याद है ना, मेरे बड़े भाई थोड़े मोटे थे और रामदेव साहब बचपन में, तो उनको छेड़ते थे ना बच्चे। स्कूल हम जाते थे तो वो स्कूल से काफी पहले ही साइकिल से उतर जाते थे कि यार कोई छेड़े ही ना हो, फाड़ के। साइकिल पे बैठे हुए सबसे जो फनी मंजर होता था ना, वो होता था कि अगर साइकिल के कुत्ते फेल हो जाते थे ना, तो वो घूमते घूमते कभी चलते था, फिर कभी ऐसे करता था, फिर ऐसे करता, वो बंदा अच्छा बना बैठा हुआ कार्टून लगता था। और फिर ओवर हाल उसको कराना पड़ता था। और फिर एक और इंतहाई मजेदार जो बात होती थी ना, वाह 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 वाह, मैं उसको पहले एंजॉय कर लूंगा। हाय 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 हाय, साइकिल पे जा रहे होते थे तो गली में को कुत्ता पड़ जाता। ओह माय गॉड, साइकिल समेत किसी कंध च वज जाइदा सी या किसी रेहड़ी च जा वजीदा सी, और साइकिल सुट के ते कुत्ते ने पड़ीदा। अच्छा मेरी बात, तुमने साइकिल किराए पे देने की बात की है। अक्सर औकात बचपन में दो बच्चे मिल के ना पैसे आधे आधे डाल के फिर भी किराए पे लिया करते थे कि 1 घंटे के लिए आधा घंटा तुमने चलाना है, आधा घंटा 12-12 आने डाले, 1.5 रुपए का साइकिल किराए पे लिया। फिर आपस में लड़ाई होती थी कि यार 12 ने मेरे, 12 ने तुम्हारे, तो तुमने घंटा पूरा चला लिया, मैंने तो अभी 2 चक्कर भी नहीं लगाया। इस बात पे लड़ाई होती थी। भाई जी मैं ले पूरा नहीं चलाया, बिचों 15 मिनट ते मैं कुत्ते नाल लड़दा रहा। मुझे कुत्ता इसलिए याद आ गया कि हमारे बड़े प्यारे हमारे बुजुर्ग डॉक्टर शरीफ साहब ने उस वक्त रशियन कुत्ता रखा हुआ था, वो छोटा सा। हाँ जी, छोटा। और वो बड़ा सख्त वो भौंकता था, हर साइकिल वाले के पीछे वो दौड़ता था। तो हम पहले दूर से देखते डॉक्टर साहब का कुत्ता तो नहीं बाहर बैठा, साइकिल तो लग है, जी बैठा होता था तो दूसरी तरफ से चले जाते थे। अच्छा जी, मोटरसाइकिल ते कुत्ता पवे ते बंदा निकल जाता ना, ते साइकिल ते कुत्ता पवे ते कुत्ता आगू दी होकर रोकदा है। हाँ जी, असल में साइकिल वाले को देख के कुत्ता भी दिलेर हो जाता था कि साइकिल वाला ज्यादा से ज्यादा की करेगा। हाँ जी, ये थाने भी जाएगा दे किसी कदों सुननी। लेकिन ये था आज का अस्पताल, और आज की छोटी सी बात ये कि मगरूर इंसान उस परिंदे की तरह होता है जो आसमान पे जितना बुलंद होता जाता है, नीचे खड़े लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।